हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। लास्ट क्लास में हमने डाइजेशन इन माउथ डिस्कस किया था। तो डाइजेशन की प्रोसेस दो टाइप की होती है, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। तो फेरिंग्स और ईसोफेगस दोनों ही पार्ट्स के अंदर किसी भी प्रकार का केमिकल डाइजेशन नहीं होता है। इन दोनों ही पार्ट्स के द्वारा किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट नहीं किया जाता है। फेरिंग्स और ईसोफेगस डिग्लूटिशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो डिग्लूटिशन इज एक्चुअली द एक्ट ऑफ स्वेलोविंग, जो निगलने की प्रोसेस होती है इसे हम डिग्लूटिशन बोलते हैं। इसके द्वारा फूड को माउथ से स्टमक में मूव किया जाता है, माउथ से स्टमक में पहुंचाया जाता है। और डिग्लूटिशन की प्रोसेस को सलाइवा और म्यूकस के द्वारा इजी कर दिया जाता है। ये दोनों ही सीक्रेशंस डिग्लूटिशन की प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं, सुगम बनाते हैं। डिग्लूटिशन की प्रोसेस में तीन ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, माउथ, फेरिंग्स और ईसोफेगस। और यह प्रोसेस तीन स्टेजेस के अंदर कंप्लीट होती है। पहला स्टेज है वॉल्यूंट्री स्टेज, और दूसरा स्टेज है फेरिंजियल स्टेज, और थर्ड स्टेज है ईसोफेजियल स्टेज। वॉल्यूंट्री स्टेज के अंदर फूड जो कि बोलस फॉर्म में होता है, माउथ से ओरोफेरिंग्स के अंदर इसको पुश किया जाता है। और जैसे ही बोलस ओरोफेरिंग्स में आता है तो फेरिंजियल स्टेज स्टार्ट हो जाती है। ओरोफेरिंग्स ये लैरिंजोफेरिंग्स में जाएगा और लैरिंजोफेरिंग्स से चला जाएगा ईसोफेगस के अंदर। उसके जो थर्ड स्टेज है उसमें फूड को, बोलस को ईसोफेगस से स्टमक के अंदर पहुंचाया जाता है, पुश किया जाता है थ्रू लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो जो पहला स्टेज है वो वॉल्यूंट्री होता है, और जो सेकंड और थर्ड स्टेज है फेरिंजियल स्टेज और ईसोफेजियल स्टेज, ये दोनों ही इनवॉल्यूंट्री होते हैं। तो इस प्रकार स्वेलोविंग की जो प्रोसेस है आधी वॉल्यूंट्री कंट्रोल में होती है और आधी इनवॉल्यूंट्री कंट्रोल में होती है। तो इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज है वॉल्यूंट्री स्टेज, इसको टंग के द्वारा फैसिलिटेट किया जाता है। तो टंग की जो बैकवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट होती है यह बोलस को बकल कैविटी के पीछे वाले भाग में पुश करती है, और उसके बाद वहाँ से ये ओरोफेरिंग्स में चला जाता है। जैसे ही बोलस ओरोफेरिंग्स में आता है तो फेरिंजियल स्टेज स्टार्ट हो जाती है, और ओरोफेरिंग्स में प्रेजेंट रिसेप्टर्स एक्टिवेट कर दिए जाते हैं, स्टिमुलेट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ से एक इम्पल्स जाएगा डिग्लूटिशन सेंटर के पास, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा और लोअर पोन्स में सिचुएटेड होता है। वहाँ से रिटर्निंग इम्पल्स आता है सॉफ्ट पैलेट और उव्यूला के पास। तो सॉफ्ट पैलेट और उव्यूला फिर नेजोफेरिंग्स को ब्लॉक कर देते हैं। नेजोफेरिंग्स के ब्लॉकेज से ये होगा कि जो बोलस है या जो फूड है या जो भी कोई लिक्विड है तो वो नेजोफेरिंग्स के अंदर नहीं जा पाएगा। और जो सेकंड थिंग है एपिग्लोटिस, तो एपिग्लोटिस ट्रैकिया को ब्लॉक कर देता है, जिससे फूड ट्रैकिया के अंदर ना जा पाए। उसके जो थर्ड स्टेज है ईसोफेजियल स्टेज, तो इसको पेरिस्टेल्सिस के द्वारा कंप्लीट किया जाता है, पेरिस्टेल्सिस के द्वारा अकम्प्लिश किया जाता है। तो पेरिस्टेल्सिस एक वेव की तरह चलता है। और अगर हम इसके एक स्टेप की बात करें तो बोलस के ऊपर जो सर्कुलर मसल्स होती है, तो इस पार्ट के अंदर ईसोफेगस का जो मस्कुलरिस लेयर होता है, जिसके अंदर दो टाइप की मसल्स पाई जाती है, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, तो वो इन्वॉल्व होती हैं। तो बोलस के ऊपर वाली सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, और मीन वाइल बोलस के नीचे की जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो बोलस के ऊपर वाली जो कॉन्ट्रैक्ट मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो इससे क्या होगा कि ये बोलस को आगे की तरफ धकेलेंगी, आगे की तरफ इसको स्क्वीज करेंगी। और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो हैं बोलस के नीचे वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो इससे इन्फीरियर पोर्शन जो है ईसोफेगस का बोलस के नीचे, तो वो सिकुड़ जाएगा, उसकी लेंथ कम हो जाएगी। तो इससे ईसोफेगस डायलेट होगा और बोलस आगे की तरफ मूव करेगा। और फाइनली इस पेरिस्टल्टिक वेव का रिजल्ट ये रहेगा कि जो बोलस है वो ईसोफेजियल स्फिंक्टर के द्वारा, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर के द्वारा ईसोफेगस से स्टमक के अंदर चला जाएगा। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं डाइजेशन इन स्टमक। तो जैसा कि हमने इसकी हिस्टोलॉजी के अंदर पढ़ा था कि स्टमक की ल्यूमेन के अंदर जो फर्स्ट लेयर जो आती है कांटेक्ट में ल्यूमेन के, वो होती है एपिथीलियम, और एपिथीलियम लामाइना प्रोपरिया के अंदर एम्बीड होकर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करती है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कई सेल्स का बना होता है, जिसमें से पहली सेल है म्यूकस नेक सेल्स। तो ये सेल्स म्यूकस सीक्रेट करती हैं। इसके अलावा म्यूकस सरफेस सेल्स या सरफेस म्यूकस सेल्स भी म्यूकस सीक्रेट करती हैं। तो म्यूकस
जैसा हम आगे देखेंगे कि HCl का सीक्रेशन यहाँ पे किया जाता है, तो म्यूकस HCl से गैस्ट्रिक लाइनिंग की प्रोटेक्शन करता है। दूसरी सेल्स है पैराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स। ये सेल्स एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करती है जो कि गैस्ट्रिक जूस का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अलावा ये इंट्रिंसिक फैक्टर को भी सीक्रेट करते हैं जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए एसेंशियल होता है। थर्ड टाइप की सेल्स होती है चीप सेल्स और जाइमोजेनिक सेल्स। तो इनके द्वारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट किए जाते हैं। तो दो प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पे सीक्रेट होते हैं बेसिकली, नंबर 1 पेप्सिनोजन और नंबर 2 प्रोरेनिन। तो इनके रोल हम केमिकल डाइजेशन के अंदर पढ़ेंगे अभी। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर कुछ एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स भी पाई जाती है जो कि हार्मोन सीक्रेट करती है, इन्हें हम बोलते हैं जी सेल्स, और इनके द्वारा गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है। तो म्यूकस नेक सेल, पैराइटल सेल और चीप सेल, इनके सीक्रेशन को मिला के हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक जूस तो गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को गैस्ट्रिन हार्मोन के द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है। गैस्ट्रिन हार्मोन जी सेल से सीक्रेट होकर ब्लड के माध्यम से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर काम करता है और गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। गैस्ट्रिक जूस HCl की वजह से हाईली एसिडिक होता है। अगर हम इसकी pH की बात करें तो इसकी pH 0.9 से 1.5 होती है। अगर हम इसका कंपोजिशन देखें तो इसके अंदर 97 to 99% वाटर होता है, 0.2 to 0.5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसके अलावा म्यूकस सेल्स जो होती हैं, सरफेस म्यूकस सेल्स और म्यूकस नेक सेल्स, उनके द्वारा म्यूकस सीक्रेट किया जाता है। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर कुछ सोल्ट भी पाए जाते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फेट्स और बाइकार्बोनेट्स। तो इसके अंदर ये सोल्ट्स पाए जाते हैं। और अगर एंजाइम्स की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली दो एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला एंजाइम है पेप्सिनोजन और दूसरा एंजाइम है प्रोरेनिन। और इसके अलावा गैस्ट्रिक लाइपेज भी सीक्रेट किया जाता है जिसका कोई सिग्निफिकेंट काम यहाँ पे नहीं होता है। सीक्रेशन ऑफ HCl तो HCl को पैराइटल सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। पैराइटल सेल्स स्टमक की ल्यूमेन में प्रोटॉन और क्लोराइड दोनों को अलग अलग सीक्रेट करती हैं, लेकिन इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो रहेगा सेम, द सीक्रेशन ऑफ HCl। तो हम बात कर लेते हैं कि H कहाँ से आता है, प्रोटॉन कहाँ से आते हैं और क्लोराइड कहाँ से आते हैं। पैराइटल सेल्स के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से बाइकार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। बाइकार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होकर प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट रिलीज करता है। तो प्रोटॉन को स्टमक की ल्यूमेन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाई प्रोटॉन पोटेशियम एटीपेज के द्वारा। तो यह एक एंटीपोर्टर होता है जो प्रोटॉन को पैराइटल सेल के साइटोप्लाज्म से स्टमक की ल्यूमेन में और पोटेशियम को स्टमक की ल्यूमेन से पैराइटल सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा जो है वो है क्लोराइड। तो क्लोराइड बाइकार्बोनेट एंटीपोर्टर, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एंटीपोर्टर के द्वारा पैराइटल सेल की ल्यूमेन के पैराइटल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इसके बदले में जो बाइकार्बोनिक एसिड से बाइकार्बोनेट रिलीज होता है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर डाल दिया जाता है जहाँ से यह ब्लड के अंदर चला जाता है। तो यही रीज़न है कि मील के जस्ट बाद एक एल्केलाइन टाइड प्रोड्यूस होती है जिसमें ब्लड की pH थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि जो बाइकार्बोनिक एसिड से जो बाइकार्बोनेट बनता है उसको ब्लड कैपिलरी के अंदर डाल दिया जाता है और इसके एक्सचेंज में क्लोराइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड से पैराइटल सेल के साइटोप्लाज्म में डाल दिया जाता है। अब पैराइटल सेल के साइटोप्लाज्म से ये क्लोराइड चैनल के माध्यम से स्टमक की ल्यूमेन में आ जाएगा। तो इस प्रकार प्रोटॉन और क्लोराइड दोनों यहाँ पे आ गए स्टमक की ल्यूमेन में जो मिलकर HCl का फॉर्मेशन करते हैं। HCl के सीक्रेशन को कुछ
मॉलिक्यूल्स प्रमोट करते हैं। तो इनमें से पहला है एसिटाइल कोलिन, दूसरा है गेस्ट्रिन, एक हार्मोन है, और तीसरा है हिस्टामिन। तो एक्चुअल में हिस्टामिन जो होता है वो एसिटाइल कोलिन और गेस्ट्रिन के सिनर्जिस्टिकली वर्क करता है, मतलब इनके साथ मिलके काम करता है। और यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर्स, तो H2 टाइप के होते हैं। जो H1 टाइप के रिसेप्टर होते हैं वो एलर्जिक रेस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं, और जो H2 रिसेप्टर्स हैं वो यहाँ पे HCl के सीक्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस प्रकार एसिटाइल कोलिन, गेस्ट्रिन और हिस्टामिन, तो ये HCl के सीक्रेशन को प्रमोट करते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग, गैस्ट्रिक जूस एसिडिक होता है, और ये एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसकी जो एसिडिटी होती है ये ज़रूरी होती है गैस्ट्रिक एंजाइम्स के एक्टिवेशन के लिए। तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम अगर एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो ये एक्टिवेट नहीं होंगे। तो गैस्ट्रिक एंजाइम्स के एक्टिवेशन के लिए गैस्ट्रिक जूस एसिडिक होना चाहिए, और ये होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड के साथ आने वाले हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है। यह फूड को सड़ने से बचाता है, स्पॉइलिंग से बचाता है। यह कैल्शियम और आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाले पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को HCl के द्वारा एक्टिवेट किया जाता है। HCl पाइलोरिक स्फिंक्टर की ओपनिंग और क्लोजर को रेगुलेट करता है, और यह फूड के साथ आने वाले कैल्केरियस पार्ट जैसे कि बोन्स को डिजोल्व करने में भी हेल्पफुल होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टमक के अंदर मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन की। तो जैसे ही फूड स्टमक के अंदर आता है पेरिस्टल्टिक वेव्स जनरेट होती है, और यह पेरिस्टल्टिक वेव्स प्रत्येक 15 से 20 सेकंड के अंदर पास ओवर होती है। इस पेरिस्टल्टिक वेव्स को मिक्सिंग वेव्स भी हम कहते हैं। इसकी सहायता से फूड को फाइन बनाया जाता है, मैसीरेट किया जाता है, और इसको गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स किया जाता है। तो इसकी वजह से फूड एक सूपी फ्लूइड बना लेता है, एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं काइम। स्टमक के अंदर फूड को चर्न किया जाता है, फूड को मिक्स किया जाता है, जिससे उसके वो सिंपलर फॉर्म में आ जाता है, उसके पार्टिकल्स छोटे हो जाते हैं। तो यह किया जाता है बाई प्रोपल्सन एंड रेट्रोपल्सन के द्वारा। तो जो पेरिस्टल्टिक वेव्स जो जनरेट होती है वो फंडस वाले पार्ट के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, बॉडी के अंदर थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और पाइलोरस के अंदर वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो बॉडी के अंदर जो पेरिस्टल्टिक वेव्स होती है वो फूड को पाइलोरस के अंदर पुश करेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोपल्सन। तो पाइलोरस के अंदर जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है तो वह पार्शियली ओपन रहता है, और उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स ही एग्जिट कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स ही डिओडिनम के अंदर जा सकते हैं। तो पेरिस्टल्टिक वेव्स जो होती है वो पाइलोरिक पार्ट के अंदर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं तो ये वापस काइम को वापस पुश करती है बॉडी की तरफ। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेट्रोपल्सन। तो प्रोपल्सन के अंदर फूड को बॉडी से पाइलोरस की तरफ भेजा जाता है, और रेट्रोपल्सन में फूड को पाइलोरस से बॉडी की तरफ भेजा जाता है। तो इस प्रकार प्रोपल्सन और रेट्रोपल्सन की जो प्रोसेस होती है तब तक रिपीट होती है जब तक कि फूड फाइन नहीं हो जाए, फूड के पार्टिकल्स इतने छोटे नहीं हो जाए कि वो पाइलोरिक स्फिंक्टर से निकल सकें। उसके बाद अल्टीमेटली जब फूड के पार्टिकल्स इतने छोटे हो जाते हैं कि वो पाइलोरिक स्फिंक्टर से आसानी से निकल सके, तब एक लिमिटेड अमाउंट फूड की एक लिमिटेड अमाउंट स्टमक के पाइलोरिक पार्ट से, पाइलोरस से डिओडिनम के अंदर जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। तो इस प्रकार से स्टमक के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन में फूड को चर्न किया जाता है प्रोपल्सन और रेट्रोपल्सन के द्वारा। केमिकल डाइजेशन, तो स्टमक के अंदर दो प्रकार के एंजाइम्स रिलीज होते हैं। फर्स्ट वन इज पेप्सिनोजन एंड द सेकेंड वन इज प्रोरेनिन। इसके अलावा गैस्ट्रिक लाइपेज भी सीक्रेट किया जाता है। तो इन दोनों ही एंजाइम्स को HCl के द्वारा एक्टिवेट किया जाता है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं पेप्सिनोजन। ये दोनों ही एंजाइम्स एक्चुअल में प्रोटीन्स का पार्शियल डाइजेशन करते हैं, पार्शियल ब्रेकडाउन करते हैं। तो पेप्सिनोजन को HCl के द्वारा इसकी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है, और पेप्सिन प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन कर देता है, प्रोटीन्स को अनफोल्ड कर देता है,
कुछ इसके जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ देता है, तो इसकी वजह से प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स जो कि डिराइव्ड प्रोटीन से रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन्स का पार्शियल डाइजेशन किया जाता है। दूसरा जो है वो है प्रोरेनिन। तो प्रोरेनिन को भी HCl के द्वारा एक्टिवेट किया जाता है और इसके एक्टिवेशन से प्रोरेनिन के प्रोटियोलिटिक क्लीवेज से रेनिन प्रोड्यूस होता है। रेनिन मिल्क प्रोटीन कैसिनोजन को कैसीन में कन्वर्ट कर देता है। ये एक्चुअल में मिल्क की कर्डलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यह कैसिनोजन को कैसीन के अंदर कन्वर्ट करेगा और अल्टीमेटली यहाँ पे कैल्शियम पैराकैसिनेट बनेगा। तो कैसीन को पैराकैसिन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद कैल्शियम उससे रिएक्शन करेगा और कैल्शियम पैराकैसिनेट उससे प्रोड्यूस होगा। उसके ऊपर रेनिन फिर से वर्क करेगा और फिर यहाँ से प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स रिलीज होंगे। थर्ड एंजाइम है वो गैस्ट्रिक लाइपेज। इसके अलावा एक एंजाइम और आता है एमाइलेज और लिंगुअल लाइपेज। तो यहाँ पे जो एसिडिक मीडियम होता है वो लिंगुअल लाइपेज को एक्टिवेट कर देता है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज और लिंगुअल लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करते हैं। ये ट्राइग्लिसराइड्स को डाइजेस्ट करके उसको फैटी एसिड और डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड के अंदर तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों ही एंजाइम्स का रोल इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज को pH चाहिए 5 to 6। तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम होता है, इस वजह से ये ज़्यादा काम नहीं कर पाता है। और जो लिंगुअल लाइपेज आता है उसको एसिडिक मीडियम चाहिए, तो वो यहाँ पे आने के बाद एक्टिवेट होता है। लेकिन इन दोनों का ही रोल इनसिग्निफिकेंट होता है, इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है। जो लाइपेज सबसे इंपॉर्टेंट है वो पैनक्रियाटिक लाइपेज, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वर्क करता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन।